नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज बात होगी फिर से एक ऐसे मेटल की जिसका इतिहास जो है वो 5000 साल पुराना है। कई सभ्यताएं आई गई, लेकिन ये जो मेटल है, ये जो धातु है, ये बना रहा। कई प्रतिबंध इसने देखे हैं, कई वॉर यहाँ पे इसने देखा है, बुरे समय का साथी रहा है। कई बार इसने अपनी वैल्यू से लोगों को आश्चर्यचकित करा है। और ये ऐसा मेटल है जिसकी एक्सेप्टेंस जो है वो वर्ल्ड वाइड है, यानी कि इसे लेके आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, वो यहाँ पे एक्सेप्ट होता है। अब यहाँ पे अब तक आप जान चुके हैं कि हम सोने की बात कर रहे हैं। इन दोनों सोना तो चर्चा में रहा ही है, लेकिन इन दिनों सोना फिर से चर्चा में आ गया है। और सोना चर्चा में आया है यहाँ पे इंडिया और चाइना को लेके भी। इंडिया में अगर देखा जाए तो अभी करंट अकाउंट डेफिसिट को बढ़ता हुआ देख के इस पे कुछ प्रतिबंध भी लगे हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने हमें अपील भी की है कि यहाँ पे फिलहाल 1 साल सोना या चांदी हमें नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन ये एक टेम्पररी उन्होंने अपील करी है। लेकिन ओवरऑल हम जाने जाते हैं अपने सोना की सभ्यता के लिए, परंपरा के लिए। और पूरी इंडिया की बात करें तो करीब 32,000 टन सोना जो है वो हमारे पास है, जबकि हम अपने मंदिर को इसमें गिनती नहीं करते हैं, कंसिडर नहीं करते हैं। ये बात रही यहाँ पे सोने की। जब बात हो रही है भारत की, कई प्रतिबंध लगे, इंस्ट्रक्शंस लगे और इसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई। लेकिन एक और यहाँ पे चर्चा बड़ी तेज है और ये कंसर्न रखता है, क्योंकि चाइना जो है 24 जुलाई से जो रिटेल में ट्रेडिंग कर रहे हैं, रिटेल ट्रेडर्स के जो पोजीशंस हैं उनको यहाँ पे वाइंड अप करेगा। या तो वो खुद वाइंड अप करे या बैंक्स करेंगे। यानी कि जो ट्रेड यहाँ पे स्पेकुलेटिव हो गया है, वो ट्रेड अब यहाँ पे चाइना नहीं चाहता कि उनके जो नेशनल्स हैं इन सब चीजों में यहाँ पे उन्हें नुकसान हो। क्योंकि कई बार सेबी भी सामने से आके कहते हैं कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप यहाँ पे रिसर्च बेस्ड करिए और संभल के करिए, क्योंकि 93% 90% लोग यहाँ पे अगर डेरिवेटिव ट्रेड की बात हो तो वहां पे उन्हें लॉस होता है। और यहाँ पे एक प्रोटेक्शन की तरह सेबी जो है आपको प्रोटेक्ट करता हुआ नजर आता है। तो ये दोनों कंट्रीज में अभी कुछ चीजें चल रही हैं। लेकिन चाइना में अगर एक बार देखा जाए तो रिटेलर्स को तो वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे ट्रेडिंग को अभी फिलहाल बंद करिए। लेकिन साथ में अगर देखा जाए 670 टन से ज्यादा का सोना चाइना जो है वो इंपोर्ट कर चुका है। और चाइना का जो एक क्लियरिंग हाउस है वो हांगकांग में बन रहा है। यानी कि सोना एक बार बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। जो फिएट करेंसी ने सोने की वैल्यू को कम किया था, यानी कि बैक नहीं रह गया था, अब एक बार फिर से मोनेटाइजेशन में यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल सोना निभा रहा है। क्योंकि अब वेस्टर्न कंट्रीज से ईस्टर्न कंट्रीज ने डॉलर पे अपना डिपेंडेंस कम करने के लिए सोने के आयात को बहुत तेजी से बढ़ाया है। अब एक चीज को हम लोगों ने यहाँ पे इन सब चीजों को ध्यान में रखा है। एक प्रेजेंटेशन के जरिए हम जानेंगे कि क्यों सोना इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों सरकार के लिए कंसर्न है, और कब आपको यहाँ पे इसमें निवेश करना चाहिए। अभी जो करेक्शन आया, करेक्शन के बाद जो बाइंग आई, वो बाइंग यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी या फिर हम एक ट्रैप होता हुआ दिखेंगे। बड़ी सारी चीजों पे चर्चा होगी। हो सकता है कि प्रेजेंटेशन थोड़ा लंबा हो, लेकिन ये प्रेजेंटेशन आपके उस चीज के लिए है जिसपे पुश्तों से ट्रेडिंग आप कह सकते हैं जनरेशन वाइज उन्होंने इस्तेमाल करा है इस चीजों को। आपका सबसे बड़ा निवेश हो सकता है कि इस काउंटर में ही आपको देखने को मिल रहा हो। तो मेरे ख्याल से जब बात हो रही है यहाँ पे कि थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि फंडामेंटल्स जो है वो यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड करता हुआ नजर यहाँ पे आ सकता है। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा वेट करिए, मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे कि प्रेजेंटेशन को एक बार आपके सामने लाऊं। और प्रेजेंटेशन होप सो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। गोल्ड एंड सिल्वर, आज हम गोल्ड की बात ज्यादा करेंगे कि सिल्वर का एक बार फिर से मैं अलग से बनाऊंगी। सिल्वर जो है बड़ी वॉलाटाइल कमोडिटी है और अपने ब्रूटल अपसाइड और ब्रूटल डाउन साइड के लिए जानी जाती है। और उसमें बड़े संभल के ट्रेड करना पड़ता है। इतिहास तो आपको पता है कि 5000 साल पुराना है। और फिर ये कि जो फिएट करेंसीज हैं अपनी, आप देख रहे हैं कि कितना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। एन नंबर ऑफ टाइम आप उसको प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इसका जो बढ़त है, सोना जो कि एक करेंसी की तरह काम करती है बहुत बारी, ये सिर्फ कितना बढ़ सकता है ग्लोबल सप्लाई ग्रोथ, ये बढ़ सकता है 1.5 से लेकर 2% पर ईयर। लेकिन हमारा जो डिमांड है सोने का वो दिन पर दिन यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इतनी अवेलेबिलिटी यहाँ पे नहीं होती है, हैंड्स चेंज होते हैं, जिसकी वजह से ये हम यहाँ पे सरवाइव करता हुआ नजर आता है, डिमांड के अकॉर्डिंग मिलता हुआ नजर आता है। अब सेंट्रल बैंक्स के बारे में कहा जाए तो वो कि कोर रिजर्व एसेट उनका सोना ही है। और ओवरऑल अगर आपको एक अंदाजा देना चाह रही हूँ, 3200 टन सोने की खपत होती है हर साल। अब हमारे पास टोटल सोना कितना है पूरे कि विश्व में, ये सिर्फ 2,08,000 टन है। तो आप समझ सकते हैं कि सोना कितना कम है।
अब गोल्ड को कोलैटरल यूज करते हैं, यानी कि इसके बिहाफ पे आप यहाँ पे लिक्विडिटी भी यूज कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल सेटलमेंट जो होता है वो वॉर के टाइम में काफी बार आपने रशिया यूक्रेन में देखा होगा, ईरान में देखा होगा, अभी रशिया ने भी यहाँ पे करा था। तो मतलब आपको क्राइसिस टाइम आता है ना, तो इंटरनेशनल सेटलमेंट्स होते हैं, जैसे हमने क्रूड लिया या कोई और मतलब कमोडिटी ली, उसके बिहाफ पे हम सोना यहाँ पे एज अ करेंसी यूज करते हैं और इसकी एक्सेप्टेंस है और इसमें हमें कोई झंझट यहाँ पे नहीं है। इमरजेंसी लिक्विडिटी अभी अभी आपने देखा होगा कि जैसे यहाँ पे ईरान और इसराइल का और यूएस का वॉर हुआ, तो काफी सारी कंट्रीज ने इमीडिएट बेसिस पे सोना बेचा, और यही हम करते हैं जब हमारे परिवार पे कोई संकट होता है। तो इमरजेंसी लिक्विडिटी आपको वहां पे आती है, और इतने इमरजेंसी लिक्विडिटी ना तो आपको कोई और धातु में है, ना आपको रियल एस्टेट में है। रियल एस्टेट भी आप इतनी आसानी से बेच या खरीद नहीं सकते हैं जितनी आसानी से आप सोना को बेचते खरीदते हैं। साथ में क्या है कि सोना का जो स्टोर जो होता है ना, स्टोरेज जो होता है वो बहुत छोटा होता है, ये भी इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना के रखता है। इम्प्लीसिट रीमोनेटाइजेशन है क्राइसिस के टाइम में, मतलब आप इसको देखते हैं कि रीमोनेटाइज करते हैं, हम कैश की तरफ यहाँ पे जाते हुए दिखते हैं। अब यहाँ पे आपको लगेगा कि ज्वेलरी डिमांड कम हो गई है, इसके बाद ही सोना का प्राइस बढ़ता हुआ क्यों नजर आ रहा है। तो आपको यहाँ पे मार्केट शेयर देखना होगा कि क्या मार्केट शेयर जो है वो सेम है, या अगर मान लीजिए कि आज से 30 साल पहले की बात करें तो सोना जो है वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे ज्वेलरी डिमांड में यूज होता था, लेकिन अब ज्वेलरी जो मेजर ज्वेलरी के लिए जाना जाता है वो सिर्फ 35% उसका मार्केट शेयर रह गया। यानी कि अगर 100 टन सोना है तो उसमें सिर्फ 35 टन सोना ही यहाँ पे ज्वेलरी में जा रहा है, बाकी कहाँ जा रहा है, 60 टन सोना हमारा टेक्नोलॉजी में जा रहा है। और जो लिक्विड इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जो आप मतलब डिजिटल इन्वेस्टमेंट है, उसमें हमारा 39% जा रहा है, यानी कि 39 टन। और सेंट्रल बैंक और इंस्टीट्यूशन कितना रख रहे हैं, 19 टन। ये मैंने बाइफर्केशन दिया आपको 100 टन के हिसाब से। तो सबसे बड़ा रोल जो है ये यहाँ पे निभाता हुआ नजर आ रहा है। ये स्टेबिलिटी लाता है, ये स्टेबिलिटी लाता है, यानी कि 35 + 20 55% जो है वो स्टेबल है यहाँ पे। लेकिन अगर कोई हाई वोलेटिलिटी आती है तो इससे जिम्मेदार मानिए, क्योंकि लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट जो है जिसमें कि डेरिवेटिव मार्केट आ गया, फिर आपको ईटीएफ्स आ गए, फिर आपको ई गोल्ड आ गया, इसमें खरीद बिक्री की जो प्रक्रिया होती है वो बड़ी तेज होती है। जैसे ही बढ़ने वाला होता है हम खरीदते हैं, फिर हम ये सेल करते हैं, इससे एक फर्क आता है, और ये प्राइस में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी लेके यहाँ पे आता है। अब चलिए यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे कि क्या चीज यहाँ पे सबसे ज्यादा है। तो डी डॉलराइजेशन तो आपने यहाँ पे सुना होगा। अब ईरान के वॉर के बाद जो ये डी डॉलराइजेशन है ये काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब लोगों को डॉलर पे भरोसा नहीं रह गया, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आप डॉलर में आपने निवेश किया, आपका डॉलर दूसरे बैंक में है, और कोई क्राइसिस सिचुएशन आएगी तो वो यहाँ पे इसको मतलब कि बैन करते हैं और अपने पास रखते हैं, जो कि हुआ था रशिया यूक्रेन की वजह से। तो अवॉइड क्या मतलब सोना क्या मतलब काम आता है, टू अवॉइड एक्सपोजर ऑफ सैंक्शंस। अगर मान लीजिए सेंट्रल बैंक ने, आरबीआई ने सोना रख लिया, और किसी समय अनफॉर्चुनेटली, अगर ऐसा बिल्कुल ना हो, लेकिन अगर इंडिया कभी वॉर में आता है तो हमारे पास सोना रहेगा और सैंक्शंस को यहाँ पे हम झेलते हुए नजर आ सकते हैं। रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन यूएस मॉनेटरी पॉलिसी। यूएस, अगर मान लीजिए कि हमने डॉलर ले लिया और वहां ने इंटरेस्ट रेट कट करना शुरू किया, तो हमारा डॉलर का जो निवेश है उसमें भी हमें घाटा होता हुआ महसूस होगा। तो हम क्या है, अपने निवेश का डिपेंडेंसी हम यूएस पे क्यों रखें, हम सोना पे क्यों नहीं रखें। और यहाँ पे इंक्रीज फाइनेंशियल सोवेनिटी है, ये आप जानते हैं। लेकिन अब यहाँ पे सोना जो है मतलब आपको सैंक्शन रेजिस्टेंस जो है वो होता हुआ नजर आता है। कोई भी सैंक्शन हो जाए ये आपको अपने पास रहेगा, और इसे पूरी तरीके से रिसीव करते हैं बाहर के देश वाले। टर्की ने भी अभी यही किया था। अब आपको देखना होगा कि सोना इतना पॉपुलर क्यों हुआ, क्योंकि अगर आप देखेंगे, जब भी आप यहाँ पे देखेंगे, जब जब यहाँ पे सोना मतलब कि निफ्टी में गिरावट आई है, इक्विटी मार्केट की बात करूं क्योंकि ये निवेश के तौर पे भी देखा जा रहा है, तो जैसे जैसे आप देखेंगे कि निवेश के तौर पे किस तरीके की मूवमेंट है, ये आपको जो ब्लू लाइन है ये सोना है, और निफ्टी जो है वो रेड लाइन है। जब जब निफ्टी यहाँ पे बढ़ी है तब तक सोना यहाँ पे गिरा, लेकिन जैसे आप देखेंगे कि निफ्टी स्लगिश हुई है, सोने ने यहाँ पे जबरदस्त रिटर्न दिया है। और ये बिल्कुल इनवर्स कोरिलेशन है, लेकिन कभी कभी ये इनलाइन जाता है, कभी कभी आपको लगेगा कि देखिए ये यहाँ पे इकट्ठे, बहुत टाइम पीरियड लंबा है, ये इकट्ठे यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आए, यहाँ भी बढ़ा है, यहाँ भी बढ़ा है। लेकिन ओवरऑल देखेंगे कि ये क्राइसिस सिचुएशन में जब स्टॉक मार्केट अपना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो सोना यहाँ पे बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। यही सिचुएशन आप यहाँ पे देख सकते हैं गोल्ड और एसएनपी के बीच में। अब यहाँ पे इस बार जो हुआ, तो सोने में इतनी क्राइसिस क्यों आ गई, क्योंकि जो हमारा ट्रेजरी बॉन्ड था यूएस का वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया, और उसका दबाव सोने पे आया। तो कॉमिक्स गोल्ड जो है ये ट्रेजरी से निगेटिव यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है, और ये जो डेटा है
ये जून 18 से लेके जून 26 का है, बहुत दिनों का डेटा मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ। और इसमें आपको प्रॉपर आप देख सकते हैं कि जब जब यहाँ पे ट्रेजरी जो है मतलब नीचे आई है तो सोना उठा है, और जब जब यहाँ पे ट्रेजरी ऊपर की तरफ गई है सोना एक दबाव में रहा है। तो अभी आपको ट्रैक करना होगा, जब आप सोने में निवेश कर रहे हैं तो आप यूएस ट्रेजरी को भी निवेश ट्रैक करके अपने रिटर्न्स को आने वाले समय में आप जान सकते हैं। गोल्ड वर्सेस डॉलर इंडेक्स आपको पता है, क्योंकि ये कमोडिटी जो है वो डॉलर के रूप में यहाँ पे डॉलर के बेस पे ही ट्रेड होती है, यानी कि अगर सोना को खरीदने के लिए डॉलर का हमें ट्रांजेक्शन करना पड़ता है इंटरनेशनल मार्केट में, तो इसकी वजह से जब भी डॉलर इंडेक्स यहाँ पे जो कि आपको ये दिखा रहा है ऑरेंज लाइन, ये आपने देखा होगा कि जब जब ये यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ आया है, ये देखिए ये नीचे आया सोना बढ़ा, ये नीचे आया सोना बढ़ा, और अब अभी हम लोगों ने देखा है कि सोने पे एक दबाव बन रहा था, तो डॉलर इंडेक्स का एक कन्वर्जेंस होता हुआ हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। तो रिसेंटली क्या हुआ था कि डॉलर इंडेक्स काफी तेज हुआ और सोना यहाँ पे सस्ता हुआ था। अब आप कहेंगे कि ये भारत सरकार के लिए क्यों इतनी परेशानी वाली बात रही, क्योंकि हमारे यहाँ हम हैं बड़े सोना के मतलब कि प्रशंसक हैं, और हम बहुत बड़ी मात्रा में खरीदते हैं। तो हमारा जो पूरा इंपोर्ट बिल है ना, उसका 23% तो हमारा क्रूड ऑयल में जाता है, जिसमें कि हम 80-85% तक डिपेंडेंट है, मोर देन 85%। लेकिन सोना भी हम खरीद मतलब कि उपयोग तो करते हैं, हमारे देश में होता नहीं। तो हम जितना भी सोना है वो बाहर से आयात करते हैं, और ये हमारे इंपोर्ट बिल का 10% यहाँ पे आता है। तो समझिए जो अगर सोना का दाम यहाँ पे जैसे 2025 में दुगुना हो गया, तो हमारा जो ये बिल था ये भी बढ़ के यहाँ पे दुगुना से ज्यादा होता हुआ नजर आया था। अब यहाँ पे है कि थोड़ा सा हम लोगों ने बढ़ता हुआ मार्केट में ईटीएफ को यहाँ पे एक मतलब की गिरावट आता हुआ देखा, आउटफ्लो आता हुआ देखा, जिसकी वजह से मार्केट में हम लोगों ने एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए भी सोने में देखा। तो ये एक डराने वाला सिचुएशन नहीं है, ये कमोडिटी अपने आप में बड़ी स्ट्रांग कमोडिटी है। अब मैंने आपको कहा था कि निवेश मांग वाले ही इसे फ्लक्चुएट करते हैं, तो आप देखिएगा कि दिसंबर में सबसे ज्यादा यहाँ पे बाइंग हुई ईटीएफ की, फिर जनवरी में बाइंग हुई, और ये इंडिया कर रहा है, ये बाहर का डेटा नहीं है, ये इंडिया का डेटा है। मई महीने में जब गिरावट आई सोने में, तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की, एग्रेसिव प्रॉफिट बुकिंग, और वहां से हमने ईटीएफ को बेचना शुरू करा। तो मई और जून में आप ध्यान देंगे सोने के प्राइसेस काफी ज्यादा गिरे थे, लेकिन अब इस गिरावट पे दोबारा जो है वो बाइंग जो है शुरू हो चुकी है। अब गोल्ड सिल्वर मैंने इसलिए लिया था क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जब जब यहाँ पे सिल्वर गिरी है 1968 से 74 के बीच में 50% की ये गिरावट आई थी, और वहां से जब अपसाइड आया था 1974 के बाद, तो मतलब इंटू 1974, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस रैली में गिरावट कितनी हुई 50%, और यहाँ पे इजाफा कितना हुआ, प्राइसेस कितना बढ़ा, 420% के करीब बढ़ा। 74 से 1980 के बीच में अगर देखेंगे, 1976 वाला जब समय था, एक बार फिर से सिल्वर यहाँ पे गिरता हुआ नजर आया 43%, और वहां से 1980 तक की जो यहाँ पे रैली आई गिरावट के बाद, वो आपको 1150% की आई। तो जब हम बोलते हैं ना कि सिल्वर यहाँ पे 50% गिर रही है, इस बार भी 50% गिरी है, सिल्वर को कम गिरना पसंद ही नहीं है शायद। आप देखिए यहाँ पे जब भी बड़ी गिरावट आई है, उसके बाद जो रिवर्सल्स होते हैं ना, वो बहुत यहाँ पे जबरदस्त आते हैं। 2008 में भी 60% का यहाँ पे गिरावट आया, 490% का हम लोगों ने यहाँ पे सिल्वर में अपसाइड देखा। तो ये जो क्रैश अभी आया है, इस क्रैश पे अगर फिर से यहाँ पे जो लोग वैल्यू बाइंग करते हैं, उनको आने वाले 2-3 साल में सिल्वर में एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। जबकि गोल्ड की बात करें, सेम अगर देखेंगे 73-75 वाला दौर था, तो 30% गिरा, फिर 25% गिरा, और जब रिकवरी आई तो 100% की आई और 45% की आई। तो जितना फॉल आता है उससे ज्यादा रिकवरी आती है, तभी हमारा जो चार्ट है गोल्ड और सिल्वर का वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। जबकि 1975-1980 में जब आया, उस दौरान आया तो 50% की फॉल आई, और 1980 जनवरी तक एक बार यहाँ जो फॉल आ गया, उसके बाद 1980 के बाद 770% तक का एक अपसेट हम लोगों ने गोल्ड में आता हुआ देखा। और जबकि गोल्ड साइकिल जो है मतलब कि आपको चलता हुआ ऑनगोइंग दिख रहा है। अब 2008 में भी ये क्राइसिस आई थी, तो वो हम लोगों ने एक मतलब कि बढ़त आता हुआ देखा था 180% का। तो ये चीज तो है कि मतलब जब डाउन साइड आता है, उसके बाद जो रिवर्सल दोनों ही कमोडिटी जो होती है वो मल्टी फोल्ड देती है, ये मतलब 1-2 टाइम्स नहीं है, मल्टी फोल्ड देती है। अब आपको देखना होगा कि कब कब ये मतलब कि कितना कितना फॉल आया और कैसे मतलब स्टेबलाइज होता हुआ दिखा है। 5% से ज्यादा फॉल जो है इसके हिस्टोरिकली 29 टाइम्स आए हैं। एवरेज जो यहाँ पे ड्रॉ डाउन है 16% का मतलब आया है, और 8 मतलब 16% का एक अपसाइड जो है वो आता हुआ दिखाई दिया है।
फिर 10% से ज्यादा कितना गिरा है अभी तक? सिर्फ 11 टाइम्स तक गिरा है। और 20% से ज्यादा गोल्ड कितनी बार गिरा है? तो सिर्फ 8% गिरा है, 8 टाइम्स आया है, यहाँ पे नीचे आया है। 36% का एक जो मतलब डाउन साइड था वो यहाँ पे हमें देखने को मिला। तो ये आप देख सकते हैं गिरावट तो आई है, लेकिन 5% 10% की गिरावट ज्यादा आई है, लेकिन 20% से ज्यादा का गिरावट सिर्फ यहाँ पे 8 साल 8 बारी आता हुआ दिखाई दिया है। तो अब आपको ये ध्यान में रखना होगा कि गोल्ड जो है वो कैसे मतलब सेंसिटिव हो सकता है। सेंट्रल बैंक जब बाइंग करती है 20 से 30 टन का, तो 1% का प्राइस चेंज आता है। ये मैं अलग से एक छोटा सा वीडियो बना के डालूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूजी से भी मैंने लिया। इंडिया का इम्पोर्ट ड्यूटी में होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये। 10% जब इंक्रीज मतलब ड्यूटी बढ़ती है, तो यहाँ पे सोना का दाम जो है ना, जैसे यहाँ पे इंक्रीज हुआ तो हमारे उसमें मतलब कि दाम तो बढ़ता है, लेकिन बाहर के देश में ये लिखिएगा ये घटेगा कैसे? घटेगा इंटरनेशनल मार्केट में घटेगा, क्योंकि इंडिया यहाँ पे कम खरीदेगा। यही वजह है कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद हम लोगों ने बाहर के मार्केट में गोल्ड में क्रैश आता हुआ देखा था। इंटरेस्ट रेट अब जब यहाँ पे बढ़ेगा तो प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ यहाँ पे आ सकते हैं। और 25 बेसिस फॉल अगर आ जाता है, जो मैंने आपको ट्रेजरी दिखाया, तो अगर वहां पे 25 बेसिस फॉल का आ जाता है तो 1.75% आपको बढ़ता है गोल्ड। ये कैलकुलेशंस है, ये आप मिस न करें, इसलिए मैं इसको अलग से समझाऊंगी। और जियोपॉलिटिकल रिस्क पे ये मतलब कि बढ़ता है, काफी बढ़िया बढ़ता है। 2.5% तक का एक जो अपसाइड है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये आपको जो डोमेन है हिस्टोरिकली जो मैचेस मतलब यहाँ पे हम लोगों ने करा है, 73 के साइकिल में 29% गिरा, 20 हफ्ते तक गिरावट बनी रही, बॉटम बनने में समय लगा और 117% की रैली आई। 2006 में जब ये गिरा तो 25% गिरा, 20 हफ्ते का समय इसने लिया और वहां पे बुल ट्रेंड फिर से शुरू हुआ। 2008 में ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस आई, 34% गिरा, 30 हफ्ते का समय इसने लिया, 180% की रैली थी। अब आपको काउंट करना है, क्योंकि हम बड़े साइकिल में है जहां पे गोल्ड काफी गिर चुका है, सिल्वर काफी गिर चुकी है, 20 हफ्ते से ज्यादा शायद हम क्रॉस कर रहे हैं। अब यहाँ पे एंटिसिपेटेड रिकवरी जो है वो ऑलरेडी आप यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं। तो सबसे बड़ी ये फॉल की एनालिसिस है, इसमें हम इतना यहाँ पे नहीं जाएंगे। आपको देखना है तो बस ये देखना है कि सीजनैलिटी क्या है। तो आपको प्राइस जो है जुलाई मंथ से बढ़ना शुरू हो गया, ये 3 मंथ यहाँ पे स्लगिश होते हैं, यहाँ से प्राइस बढ़ना शुरू हुआ है। तो अब आप यहाँ पे एक अच्छे टाइम पीरियड में मतलब एंटर कर रहे हैं, जहां तक कि जून तक हम लोगों ने अच्छा करेक्शन आता हुआ देखा, लेकिन जुलाई ऑनवर्ड्स जो है प्राइसेस बढ़ेंगे और एमसीएक्स का प्राइस एज कम्पेयर टू कॉमेक्स यहाँ पे ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। अब सिल्वर के बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगी, और सिल्वर पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं इन सब चीजों पे आपसे डिस्कस करते हुए नजर आऊंगी, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल फैब्रिकेशन जो है वो 59-60% तक है, फिजिकल इन्वेस्टमेंट हमारा 18% पे है, और आप बाद में देखेंगे सिल्वर वेयर ज्वेलरी फैब्रिकेशन 16 to 18% पे है। तो ये एक मैंने आपको झलक दिखाया सिल्वर का। अगर आपको सिल्वर पे भी इस तरीके की डिटेल्ड प्रेजेंटेशन चाहिए तो मेरे से आप जरूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। आज फिर हम गोल्ड पे ही सिर्फ बात कर रहे हैं, और एक चीज आपसे दिखाना चाहूंगी गोल्ड में, क्योंकि बिना प्राइस आउटलुक के हम लोग तो यहाँ पे कभी भी रिचुअल है, कभी भी प्रेजेंटेशन को बंद नहीं करते हैं। और आपके सामने कुछ चौंकाने वाले आंकड़े हैं, और ये आंकड़ा आपका है गोल्ड का। सबसे पहले आपको एक ध्यान देना होगा, पेशेंस तो रखना होगा। यूएसडी आईएनआर को आप देख लीजिए। यूएसडी आईएनआर अपना 2000 जनवरी में अपना 46 था, ये 96 97 के करीब आया है, लगभग यहाँ पे दुगुना से ज्यादा होता हुआ हमें दिखा है। तो गोल्ड प्राइसेस जो भी 2001 में होगा वो अब अल्टीमेटली, क्योंकि करेंसी आपकी डबल डिप्रिशिएट हुई है, तो आपका प्राइस तो वैसे ही बढ़ गया। अगर आपने 40 का लिया तो 80 का तो ऐसे ही आपका सोना हो गया। उसके बाद भी यहाँ पे हम बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो भारतीय बाजार में गोल्ड जो है वो ज्यादा बढ़त के साथ ट्रेड करा। एक बार फिर से समझा दूं, 38 यहाँ पे आपको सोना मतलब आईएनआर है, यहाँ पे 97 हो गया, दुगुना से ज्यादा डिप्रिशिएट हुआ। वैसे केस में इन्फ्लेशन की वजह से आपका गोल्ड जो जो आपने 40,000 का लिया था 80 ऐसे ही हो गया। उसके बाद ही वैल्यू एडिशन होते हैं। इसको डेटा वाइज मैं कैसे समझा सकती हूँ? मैं ये समझा सकती हूँ कि गोल्ड का प्राइस आप पहले यूएसडी में देखिए, 6 महीने का रिटर्न माइनस पे है -7.5%, 1 ईयर रिटर्न 23%, वेरी गुड। 5 ईयर का मतलब रिटर्न 129%, 20 ईयर 561%। ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि हम इन दोनों पे चर्चा करेंगे। अब जैसे ही आप 129 से 156 जाते हैं, आपका कंपैरिजन आपके सामने आ चुका है। अब जब आप वही सोना
तो सब जगह सेम है, यूएसडी के बाद आईएनआर में आते हैं, तो आपको पता चलता है कि 1 साल में जो सोना यहाँ 23% का रिटर्न दिया, ये 37 दिया, 5 साल में 121%, ये 195%, 20 ईयर्स में 561%, ये 1274%। तो इमेजिन the return of gold in Indian market, the premium we are having on gold. और this is not because of currency, this is because of valuations। हमारा डिमांड है, प्रीमियम है, कभी कभी ये ड्यूटीज की वजह से भी होती है। तो हमारा जो सोना है वो वाकई वाकई में सोना है। और जाने से पहले एक बार आपको दिखाना चाहती हूँ अपना चार्ट यहाँ पे एक बारी सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन 2026 में 160 से लेके 164 तक का एक रेंज मान के चलिए कि वो आ सकता है, जबकि डाउन साइड आपका हो सकता है 1,32,000। एक बार फिर से बोलूं, 1,32,000 मैक्सिमम डाउन साइड, और अपसाइड में आपको 1,64,65,000 का हो सकता है। उससे बढ़ेंगे तब हम 1,70 आते हुए देख सकते हैं। 1,80 और रिकॉर्ड हाई के लिए वेट करना पड़ेगा हमें 2027 का, और वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे सेकेंड हाफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग इंटरनेशनल मार्केट से कंसर्न रखते हैं उनके लिए बता दूं, यहाँ पे भी ये बहुत पहले मैंने आपके सामने ही लगाया था चार्ट पे। जो लोग पुराने हैं, मतलब व्यूअर्स हैं, उनको पता है। तो यहाँ से 4400 जब तक नहीं आता है तब तक हम मानेंगे नहीं कि रिवर्सल है। 4400 आता है तो 4600 के बाद, 4800 के बाद यहाँ पे होगी फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2026 में। और यहाँ पे जो हमारा डाउन साइड रिस्क है, ये करीब करीब 3800 का है। तो ये वीडियो होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर जरूर करिएगा, और स्ट्रैटेजीज के लिए बने रहिएगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म वीडियो बनाया तो मैंने स्ट्रैटेजीज नहीं दिया। और ईटीएफ बायर्स के लिए भी यहाँ पे एक मौका है निवेश करने का, फिजिकल में भी आप निवेश कर सकते हैं। धैर्य रखना होगा, थोड़े लंबे टाइम के लिए आपको आपका रिटर्न मिलता हुआ नजर आएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।